हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। फिलहाल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विटामिन। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया? विटामिन्स। और विटामिन्स के हम बेटा 27 क्वेश्चन कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में उसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। यानी कि नीचे आपको एक तो अभिकथन ए मिलेगा और एक कारण आर मिलेगा। अभिकथन ए कहता है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। कारण आर कहता है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है बेटा, ऊपर की 3 लाइन। क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 12/4/2016 को पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कल वाली वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, 2-3 स्टूडेंट ने पूरा देखा था। मानता हूँ हमारे व्यू कम आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करा करो, ग्रुपों में शेयर करा करो भैया हमारी वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे साथ। ठीक है भैया? ओके, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ए गलत है भैया लेकिन आर सही है। कैसे है भैया ए गलत और आर सही? देखिए, अभिकथन ए कह रहा है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। ध्यान से समझिए, यहां पर एक शब्द आया है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग का मतलब क्या है? मैंने मानव रोग वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ाए थे ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी 56 क्लासों में मैंने बेटा मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ाया है। आप सोच सकते हो, अगर किसी चैप्टर को 2 महीने में कंप्लीट करवाया जा रहा है तो कितना अच्छा कंटेंट होगा। बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत किया था और हाई लेवल तक लेके गए थे। और इसी ही बैच में विटामिन से पहले मानव रोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। इसलिए अगर ये बैच की क्लास आपने शुरू से नहीं देखी है तो भैया जाकर देख लेना, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप हमारे शुरू से वीडियो देखते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि विषाणु जनित रोग क्या होता है। ऐसा रोग होता है जो विषाणु के कारण होता है, जो वायरस के कारण होता है। ऐसे रोग को विषाणु जनित रोग या वायरस डिसीज कहा जाता है। तो क्या बेरी जो रोग है वो एक विषाणु जनित रोग है? बेटा बेरी एक रोग होता है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, बेरी रोग होता है। और मैं आपसे 10 बार कह चुका, जब से मैंने इस विटामिन की क्लास स्टार्ट की है तब से मैं आपसे बार बार कह चुका, वसा में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए, जल में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर लीजिए, सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग याद कर लीजिए और सभी विटामिनों के स्रोत याद कर लीजिए भैया। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन वाले चैप्टर से, वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको पता रहता है कि बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाली एक बीमारी है तो भैया ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अरे भाई, वायरस से होने वाली बीमारी है क्या बेरी? नहीं है, यह विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है। ये विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है बेरी। तो पहला क्या हो गया? पहला गलत हो गया।
अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कह रहा है कारण आर, यानी कि सेकंड क्या कह रहा है, आर क्या कह रहा है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। जब मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, विटामिन वाला चैप्टर बताया, तो सिंपल भाषा में एक लाइन बोली थी कि जब जब आपके शरीर में विटामिन की कमी होगी तब तब आप बीमारी के शिकार होंगे। तो ये पल्ले में गांठ बांध के रख लेना भैया इस बात को कि जब जब आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है तब तब आपको बीमारी होती है। तो भैया ये बिल्कुल सही है कारण आर कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो कारण आर बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण आर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है, हमारा तो पहला ही सही हो गया। और भी चेक कर लेते हैं क्या और भी सही है क्या। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए सही है क्या लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। भैया ए तो गलत है, आर सही है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और आर दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है भैया, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और आर दोनों सही है। अरे भैया ए और आर दोनों सही नहीं है, सिर्फ आर सही है, ए गलत है। और आर ए की उचित व्याख्या है, ये उससे कोई मतलब ही नहीं है भैया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। बस सिर्फ आपको फोकस करना है इन दो लाइनों के बुक पर, अभिकथन और कारण। और इस प्रकार के प्रश्न भैया आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ से लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और लैंग्वेज पढ़ना आपको आना चाहिए। आप बेझिझक होकर इन आसान क्वेश्चनों के जो आप दे सकते हो, और ये देख सकते हो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 12/4/2016 को। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब हमारे चैनल का शेड्यूल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में मिलते हैं। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और 100 में से 100% यहाँ से आपको फायदा मिलने की संभावना है। सब कुछ फ्री है, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी कम्युनिटी पोस्ट का, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। दूसरी बात, ये जो आप क्लास देख रहे हो, ये क्लास आती है हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इसका संडे का ऑफ रहता है। इतनी बात क्लियर है। बैच का नाम है इसका जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच को देख सकते हो। 100 में से 100% आपके लिए फायदेमंद होगा ये बैच। और ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बायोलॉजी की टेंशन भूल जाओगे बस। उसके अलावा सुबह 7 बजे और क्लास आती है, जिसमें मैं आपको पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अब तक आपको 4-5 चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं। जैसे कि विटामिन कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों की भी मैंने अलग क्लास ली थी। कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुका, उत्सर्जन तंत्र के मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुका। 5 क्लास हो चुकी है। अब बेटा नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो श्वसन तंत्र की आएगी, लेकिन उसमें मैं और अच्छे से आपको कंटेंट देने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए आज सुबह शॉर्ट वीडियो आई थी भैया। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूँ शॉर्ट वीडियो भी अब रोज आया करेगी, 1-2 उनको भी देख लेना, क्योंकि भैया वहां से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो आप बायोलॉजी पढ़ते हो लेकिन आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं रहता, जैसे कि आज मैंने सुबह क्वेश्चन करवाया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हाँ, हो सकता है आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो, लेकिन क्या जाता है, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो रहती है। अगर आप 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो को देख लेते हो तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उन एंजाइमों का कार्य क्या है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो को भी देखा करो, क्योंकि वहां पर हम आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इतनी बात क्लियर है गाइज। याद रहे, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ
बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है हमारे साथ में तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। चैनल पर जाइए, बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करवा रखे हैं भैया। हजारों स्टूडेंट देखते हैं, आप भी देखिए ताकि आपको भी फायदा मिले। चले भैया अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कहने का मतलब आज का सेकंड क्वेश्चन और इस सीरीज का 29 क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चले भैया ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, यानी कि 29 की। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, विटामिनों के रासायनिक नाम, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और विटामिनों के स्रोत याद कर लीजिए। अगर याद होता तो देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मेगालोब्लास्टिक अनेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन B9। ऑप्शन नंबर डी है बेटा विटामिन ए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को पूछा गया। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। देखिए बेटा, इंसान को हर हमेशा दो चीजों की आदत होनी चाहिए अगर वो किसी भी काम में सक्सेस होना चाहता है तो। पहला है भूख। अगर वो किसी भी काम को कर रहा है, अगर उसको उसके प्रति भूख नहीं है तो वो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा मूर्खता। उस इंसान में मूर्खपना होना चाहिए, गांव की भाषा में कहा जाता है। कहने का मतलब मूर्खता होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान जब मूर्ख बना है तब भैया उसने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर उसमें अहंकार आ जाता है, वो सोचता है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं, तो भैया उस समय वो कुछ भी नहीं सीख पाता। इसलिए इंसान के पास मूर्खता और भूख, ये दोनों चीजें होना जरूरी है अगर उसे लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के प्रति आपको भूख होना जरूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। और आपके पास मूर्खता भी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप मूर्ख बनकर पढ़ते हो ना, ये सोचते हो ना कि मुझे तो किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भैया आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। इसलिए ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से सीखा करो। इतनी बात क्लियर है? ओके। वैसे तो आप पहले से ही ज्ञानी हो, मेरी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारी क्लास देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना फर्ज बनता है। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह आपके ऑप्शन है भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B9। देखो भैया, एक तो आपको याद रखना है B6 की कमी से होता है माइल्ड अनेमिया। कौन सा? माइल्ड अनेमिया। एक होता है B9, इसकी कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक अनेमिया। एक होता है B12 इसकी कमी से होता है परनीशियस अनेमिया। और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने है जो कि आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को पूछा गया है भैया। मेगलोब्लास्टिक अनेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। B2 की कमी से आपकी त्वचा फटने लगती है, आंखें लाल हो जाएगी, होठ वह जीभ पर छाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों से ब्लड निकलता रहता है, इस घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। विटामिन C की कमी से तो ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और जीरोथैलेमिया, इसे वर्णांधता रोग भी कहा जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका भैया इन विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में।
तो क्या क्वेश्चन 29 यानी कि 29 आपको समझ में आया? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें समझने वाली बहुत सारी बातें हैं, इसलिए ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है लिपिड्स, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2021 को। आप देख रहे हो मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भैया रिसेंटली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। गेट लगा दे, 1 मिनट रुकना भैया, जल्दी आ जा, गेट लगा दे। अब आवाज मत करना ना। देखिए भैया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से समझना, पेंक्रियाज के बारे में सुना है आपने? पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है भैया। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। अब ग्रंथि क्या होता है? अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि ग्रंथियां क्या होती है, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, ठीक है। और भैया जूस क्या होते हैं यानी कि रस क्या होते हैं। खैर उनको छोड़िए, बात आते हैं पेंक्रियाज पर यानी कि अग्नाशय पर। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है भैया। तो लिख देता हूं, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आगे चलते हैं। इस पेंक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 4 प्रकार की। पहली है एल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, तीसरी है डेल्टा सेल और चौथी है भैया एफ सेल। ये जो अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ये हार्मोन का निर्माण करती है, क्योंकि भाई ग्रंथि है तो हार्मोन का भी निर्माण करेगी, जूस का भी निर्माण करेगी और एंजाइम का भी निर्माण करेगी। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अल्फा, बीटा, डेल्टा हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? और जो एफ सेल होती है ये पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। किसका? पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और इस अग्नाशय रस में बेटा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अरे आवाज मत करो बेटा। इस पैंक्रियाटिक जूस में, इस अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो काम की चीजें हैं, हमारी जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। तो इस पैंक्रियाज में ये जो बीटा कोशिका पाई जाती है, इस बीटा कोशिका, मैंने कहा कि ये तीनों हार्मोन का निर्माण करती है। तो बीटा कोशिका एक हार्मोन का निर्माण करती है और उस हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन हार्मोन। क्या कहा जाता है भैया? इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो हमारे रक्त में यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को, ब्लड में शर्करा की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है भैया?
नियंत्रित करता है, यानी कि नियंत्रण करता है। इतनी बात क्लियर है। कैसे नियंत्रण करता है? तो आप सभी को पता है भोजन का जो अंतिम रूप होता है बेटा वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि भैया ये ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये ब्लड में उपस्थित होता है। तो बेटा इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। किसे? ग्लूकोज को। तो इस ग्लूकोज को, जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो इस ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये इंसुलिन हार्मोन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन क्या होता है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। संचित भोज्य पदार्थ होता है, यानी कि जानवरों का जो संग्रहित खाना होता है वो भैया ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है बेटा। और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। कहाँ जाकर के स्टोर होता है? आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है भैया। इसलिए लीवर को बेटा क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का स्टोर रूम कहा जाता है, या स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि भैया इस लीवर में बहुत सारी चीज़ों का स्टोर होता है। इस लीवर में बहुत सारी चीजों का क्या होता है? स्टार होता है। तूने बार बार क्या लगा रखा है इसको? समझ में नहीं आ रही तेरे को? वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इस लीवर को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का स्टोर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि लीवर क्या करता है? बहुत सारी चीजों को भैया स्टोर करके रखता है। इतनी बात क्लियर है। अब ग्लाइकोजन से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको डिटेल में समझना है बेटा इस क्वेश्चन के बारे में, तो उसके लिए आपको एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित हो रहा है? तो भैया कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज हो रहा है। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लाइकोज, ये ग्लूकोज का ही बेटा ग्लाइकोजन स्टोर रूम है। कहने का मतलब जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है इंसुलिन हार्मोन? इसे लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख देता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वापस से ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, फिर जिससे हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में फिर एनर्जी आ जाती है। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में समझाने लगा तो बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको सिखाना पड़ता है। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है जितना मैंने आपको समझाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले मैं आपको करवा चुका इससे संबंधित। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? बताइए। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2/2/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं विटामिन से संबंधित, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आंखों से संबंधित 19-20 हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपको बता रहा हूं वो फिक्स ही है, लेकिन ज्यादातर लगभग 99% जो मैं बातें बता रहा हूं अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो भैया आप वो ही करके आएंगे। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस हिसाब से आप उनका आंसर दे सकते हैं। अगर आंखों से संबंधित कोई बीमारी है तो भैया उसके लिए आंसर ए करके आ जाना। उसके लिए
विटामिन ए करके आ जाना, आंसर ए का मतलब मेरा ये है। इधर मैं विटामिन लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। और आंखों से संबंधित अगर कोई बीमारी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में विटामिन से, तो उसके लिए भैया आंसर क्या करके आना है, आपको आंसर ए करके आना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बोन्स से यानी कि हड्डियों से संबंधित अगर कोई बीमारी है, अगर हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है, तो आंसर आपको करके आना है भैया विटामिन डी। क्या करके आना है, विटामिन डी करके आना है। क्या करके आना है, विटामिन डी करके आना है। ठीक है भैया, ओके। अगर मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, अगर मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, तो भैया आंसर करके आ जाना सी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, आप सभी को पता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों में खून निकलने लग जाता है और भैया घाव जल्दी से नहीं बढ़ती है, विटामिन सी। अगर त्वचा से संबंधित अगर कोई बीमारी आ रही है, तो भैया आप विटामिन ई करके आ सकते हो, क्योंकि विटामिन ई की कमी, विटामिन जो ई होता है ना, वो हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। ई की कमी से ईयरली एजिंग हो जाता है, यानी कि त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है, समय से पहले इंसान बूढ़े दिखाई देने लग जाता है। ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन आ जाए, रक्त का थक्का से क्वेश्चन आ जाए, अगर ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन आ जाए, अगर ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन आ जाए, रक्त का थक्का से क्वेश्चन आ जाए, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन के करके आना है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें तो भैया याद करनी ही करनी है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विटामिन ए के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका, लगभग ये मान लीजिए कि अब तक 3 से 4 शायद 5 क्लास, 5वीं क्लास है ये विटामिन की, तो इन पिछली 5 क्लासों में मैं आपको हर रोज विटामिन ए के बारे में बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता, वर्णांधता कहा जाता है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस को, नाइट ब्लाइंडनेस को। नाइट ब्लाइंडनेस एक रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, और इस रोग में क्या होता है, हल्के से प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि हल्के से प्रकाश में, हल्के से कम प्रकाश में जो रोगी होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस बीमारी को नाम दिया जाता है वर्णांधता, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। एक जीरोप्थेलेमिया भी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, जिसमें बेटा आंखों में खुजली होती है, आंखों में जलन होती है, आंसू नहीं बनते हैं बेटा, वो जीरोप्थेलेमिया है। और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन ए। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2/2/2021 को। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन B6। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 31/5/2019 को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपने कभी भी नहीं पढ़ा है और फिर भी आपको कभी भी नहीं आता है, तो भैया एक सिंपल सी चीज है, मैं आपसे पूछता हूं कि जो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो भैया कैल्सीफेरोल है। क्या है भैया, कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। इतनी बात क्लियर है। तो आप देखो जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम लिखते हैं तो इसमें कैल्सी आ रहा है, इस कैल्सी का मतलब बेटा कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। तो अगर आपको इतना पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन डी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर सकते हो, और है भी सही। लेकिन इन चीजों के बारे में आपको पता कब रहेगा, जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे,
इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 31/5/2019 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो रेटिनॉल में कोई कैल्शियम का संबंध नहीं है। बी का रासायनिक नाम थायोमीन होता है, तो थायोमीन में भी कोई कैल्शियम का संबंध नहीं है। B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है, इसमें भी कोई कैल्शियम का संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो भैया विटामिन डी ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।